मैं पीयूष कुमार आपको एक शेर की कहानी सुनाने जा रहा हूं। वो शेर जिसने मां भारती का कर्ज चुकाया, वो शेर जो रणबांकुरा है, वो शेर अब बूढ़ा हो चला है। दुश्मनों को मार भगाने वाला आज खुद समय से दो दो हाथ कर रहा है। 1965 में लड़ी जंग के जख्म जैसे आज भी रिस रहे हों। 80 बरस के उम्र में कभी कभी मन अशांत हो जाता है। वक्त काटने के लिए मैं बुक शेल्फ जमाने लगा। मोटी मोटी किताबों के बीच मुझे जाना पहचाना एक खाकी कवर नजर आया। शायद मेरी डायरी थी जिसके बारे में मैं खुद भूल सा रहा था। एक जमा पूंजी जो खो सी गई थी। मैंने उस पर से धूल झाड़ते हुए पहला पन्ना खोला। हरे रंग के स्याही से लिखा था, ब्रिगेडियर वीर प्रताप सिंह राठौर। उस नाम का उंगलियों से छुआ जाना ही अपने आप में एक भरी पूरी जवानी को जी जाने जैसा था। तभी दादाजी दादाजी बोलती हुई मीतू रूम में घुस आई। मेरे हाथ से डायरी गिर गई। क्या है दादाजी? पूछते हुए मीतू ने डायरी उठा ली। दादाजी, ये आपकी पर्सनल डायरी है। ला, डायरी मुझे दे। बोलते हुए मैंने डायरी ले ली और खुद पतझड़ के पत्तों जैसे पन्नों को पलटने लगा। अतीत में बीते समय की शुष्क हवा स्मृतियों को पलटती रही। बेनूर, बेरंग, रूखे, मगर उसमें लिखा हर एक लफ्ज अपने भीतर कई रंग छुपाए हुए था। हर पन्ने पर बातें थीं, किस्से थे, कहानियां थी। नींबों की बनी टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां का होना आम था। बीते समय की खुशबू आ रही थी उससे। क्या दिन थे वो भी। ध्यान भंग करती मीतू ने फिर बोला, बताइए ना दादाजी, क्या लिखा है इसमें? मेरी 20 बरस की पोती मेरी पर्सनल डायरी पढ़ना चाह रही थी। एक आम फौजी की आम डायरी। मेरी भी उम्र 80 हो चुकी थी। 8 दशक की जो कुछ जमा पूंजी थी, मैं भी चाहता था मरने से पहले अपना सब कुछ परिवार को सौंप दूं, अपना अतीत भी। कुल 4 लोगों का परिवार ही है हमारा। एक मैं, रिटायर्ड बूढ़ा मिलिट्री ऑफिसर। दूसरा मेरा भतीजा विक्रम सिंह राठौर, जो मेरे जुड़वा भाई सुमेर सिंह राठौर का बेटा है। वो भाई जो मेरे पल पल का साथी था। यहां तक कि युद्ध के मैदान को भी हमने साथ में देखा। और भाई जिसके चले जाने का दर्द आज भी सीने में शीप का मोती बना है। तीसरी सदस्य विक्रम की पत्नी और चौथी मीतू। चाय के प्याले के साथ मेरा छोटा सा परिवार मुझ पर नजर टिकाए बैठा था। न जाने मैं किन रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहा था। हां, बेशक उन लोगों से उस समय के बारे में हमसे बातें कम हुई थी आज तक। मैंने डायरी का दूसरा पन्ना खोला। ऊपर लिखा था, 25 अगस्त 1965 की आम सुबह। मैं पढ़ने लगा बरसों पुराना अपना ही लिखा हुआ। लड़खड़ाते आवाज में कुछ शब्द का उलझन बीच में स्वाभाविक था। मैं यानी वीर प्रताप और सुमेर बारी बारी मां को समझा रहे थे, पर उन्हें कौन समझा सकता था कि उनके दोनों लाडलों को एक साथ भारत पाक युद्ध में जाने का आदेश हुआ है। न जाने कैसे इस नाजुक क्षण पर एक देशभक्त महिला के दिल में एक मां ने घुसपैठ कर ली। मां अपने ऊपर कष्टों के प्रतापों को झेल सकती है, मगर अपने बच्चों पर आंच नहीं आते देख सकती। मां का दिल उनकी ममता के लिए लफ्ज नहीं जन्मे धरती या गगन से।
जो उस भावना को अपने अंदर समा ले। मैं खो गया हूं उस पन्ने को पढ़कर, मन अनजाने ही पहुंच गया 55 साल अतीत में। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जहां जंग छिड़ी है, जहां हमले हैं, जहां सरहद की अहमियत नहीं रही, मात्र है तो विश्वासघात, साजिश, मतभेद और साथ ही है एक जज्बा कुछ कर गुजरने का, अपने वतन के लिए मर मिटने का। तभी मीतू ने हौले से पूछा, कहां खो गए दादाजी? लौंगेवाला, जहां मैंने अपनी पहली लड़ाई लड़ी थी, और सुमेर ने पहली और आखिरी। तब मैं मेजर था और सुमेर कैप्टन। कमरे में सन्नाटा छा गया, ठीक वैसा जैसा युद्ध के बाद किसी साम्राज्य की अर्ध जीवित प्रजा में फैला हो, चाहे वह विजयी साम्राज्य हो या कैदी। मीतू ने अपनी भर्राई हुई आवाज में बोला, दूसरा पन्ना पढ़िए ना दादाजी। 7 सितंबर 1965। पिछले कुछ महीनों से सीमा में पाकिस्तान की ओर से अवैध गतिविधियां बढ़ रही है। ऑपरेशन गाजी के तहत पाकिस्तानी सैनिक आम कश्मीरियों के वेश में सीमा पार किए जा रहे थे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का लगातार उल्लंघन करते हमारे पड़ोसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया था। 11 सितंबर को अखनूर ब्रिज पर कब्जा करने की ख्वाहिश लेकर पाकिस्तान की लगभग 2 बटालियन ने हम पर धावा बोला, जिसका हमारी सेना ने डट कर मुकाबला किया। हम गिनती में भले ही कम थे, मगर हौसले बुलंद थे। भारतीय वायुसेना की मदद से हमने दुश्मन को खदेड़ दिया। पढ़ते पढ़ते मैं रुक गया। नजर उठाकर देखा तो मेरा लाडला भतीजा मुस्कुरा रहा था। नन्ही मीतू ने बोला, दादाजी, क्या दूसरा पन्ना खत्म हो गया? मैंने कहा, हाँ बेटा, खत्म हो गया। असल में उन दिनों में मेरी डायरी के पन्ने अक्सर अधूरे रह जाते। हम फौजियों के मन की तरह, बिल्कुल उनकी जिंदगी की तरह। पूरा कुछ होता तो वह था मात्र शहादत, पूरी दिलो जान से देश राष्ट्र की सुरक्षा के लिए शहादत। डायरी मेरी गोद में है और बच्चों की नजर मुझ पर, मगर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं डायरी में लिखे लफ्ज। जब जब युद्ध याद आता है, तब तब सुमेर की यादें मेरे दिल को घर कर जाती। हम दोनों जुड़वा भाई से ज्यादा अच्छे मित्र थे। छुट्टियों के दिन में साथ नारियल के गुच्छों को तोड़ना, उसके पानी से गर्मी की प्यास बुझाना या घंटों किसी खूबसूरत एक्ट्रेस की बातें करना हम में आम था। बस उसने शहादत को बिना बताए गले लगा लिया। मां को हम रोज झूठी दिलासा दे दिया करते थे। आखिर परिस्थिति ही ऐसी थी जिसका थोड़ा सा ज्यादा जिक्र कर देने पर उसका सामना मां नहीं कर सकती थी। उसे गर्व था हम पर वह डरती थी। विक्रम ने मेरे पैरों पर हाथ रखा और बोला, आप अपनी मां से बहुत प्यार करते थे। यह कोई प्रश्न नहीं था जिसके उत्तर की अपेक्षा उसे थी। मैंने उत्तर दिया, हम दोनों भाई मां के इर्द गिर्द रह और उनके साथ वक्त बिताने की भरपूर कोशिश करते थे। कई ऐसी बातें थीं जिससे विक्रम अनजान था, जो मैंने उस डायरी में नहीं लिखी थी। सुमेर की जंग शुरू होने के महीने भर पहले ही शादी हुई थी। दुल्हन के हाथों में मेहंदी की खुशबू अब तक बरकरार थी और सुमेर गोली बारूद धुएं की महक में डूबा सीमा पर तैनात था। सुमेर ही क्या, ऐसे न जाने कितने ही अफसर थे, फौजी थे जो घर में नई व्याहता को छोड़ आए थे।
सुहागन होने के सुख पर एक टिमटिमाते तारे से दिख रहे थे। कई ऐसे थे जो अपने बूढ़े या बीमार माता पिता को अकेले छोड़ सीमा पर मुस्तैदी से तैनात हो गए थे। उस समय और कोई चारा भी नहीं था। देश सुरक्षित रहे तो हम भी रहेंगे। 1962 में चीन से हार आज भी दिल में चुभ रही थी। पूरे सेना में एक गर्मजोशी थी, एक आग थी कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को खदेड़ भगाना है। राम प्रसाद बिस्मिल जी की बोली जवानों की जुबान पर दहाड़ती फिरती थी। वक्त आने दे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मीतू ने सवालों के जाल से उसका डर वाला प्रश्न निकाला। दादाजी, आपको डर नहीं लगा बड़ी बड़ी टैंकों का, बंदूकों का और मौत का? बच्चों के लड़कपन की काल कृति को देख मैं हंसकर जवाब दिया, लगता है, सबको लगता है, पर जब सर पर कफन बांध लिया हो और अपने बटालियन को एक बार देख लिया फिर नहीं लगता। दादाजी, अगले पन्ने पर क्या लिखा है? मीतू ने बेसब्री से बोला। तारीख 15 अक्टूबर 1965। पाकिस्तान नई नई चाल चल रहा था और हम बार बार अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो गए थे। बारिश की वजह से विजिबिलिटी रेंज बहुत कम हो चुकी थी। जमीन धीरे धीरे दलदल में तब्दील हो रही थी, जिसके कारण भारी भरकम गाड़ियों का हिलना भी नामुमकिन हो गया था। हमारे पास आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं था। तभी वायरलेस पर गोपनीय सूचना मिली, जिसके मुताबिक पूरे मैदान में पाकिस्तानियों ने लैंड माइंस बिछा दिया था। अब तो इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल था। हमारी रेजिमेंट 17 सिख लाइट इन्फेंट्री के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल बख्शी ने आर्मर्ड कॉप रेजिमेंट से माइन फील्ड को साफ करने के लिए मदद मांगी। यह वही रेजिमेंट थी जिसमें मेरा भाई था। 2 घंटे की मशक्कत के बाद बॉम्बे सैपर्स की एक कंपनी वहां पहुंची। पाकिस्तानियों की गोलीबारी इतनी भीषण थी कि बॉम्बे सैपर्स के जवानों को हमारी लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। वायरलेस भीग जाने के कारण कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद हो गए थे। हमारे पास एक ही रास्ता बचा था। एक लंबा सा डंडा खोजने का फरमान मैंने जारी किया और एक कपड़ा ढूंढने लगा। डंडा मिलते ही उस पर कपड़ा बांधा और राहत के लिए आई टुकड़ी को इशारा कर अपनी लोकेशन बताने लगा। डर यह भी था कि हमारी लोकेशन पाकिस्तान ना देख ले। जिसका डर था वही हुआ। पाकिस्तानियों को हमारी लोकेशन का पता चल गया। मैंने और मेरे जवानों ने पत्थर के पीछे आड़ ले ली और लगा मेरा आखिरी दिन आ गया है। ऊपर वाले की कृपा थी कि बॉम्बे सैपर्स के जवानों ने हमारे सैनिकों को देख लिया और उन्होंने लाल कपड़ा दिखाकर इशारा किया। पाकिस्तान की तरफ से हमला इतना जोरदार था कि हम खड़े होकर कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। इंद्रदेव अलग ही परीक्षा ले रहे थे। आधे से ज्यादा जवान जख्मी हो चुके थे। तभी मैंने सुमेर को देखा। वह अपने जवानों के साथ रणनीति बना रहा था। मैदाने जंग में उसे देखकर अलग ही बेचैनी हो उठी। उसने मुझे देखा या नहीं देखा ये नहीं पता। अलग ही जंग चल रही थी उस वक्त, अंदर भी बाहर भी, दोनों जगह। ऐसी अंदर की खलबलाहट नहीं हुई थी मुझे। बुरे ख्याल मनोस्थिति को और गंभीर बनाने लगे और गर्व भी था
मां भारती की रक्षा जैसे नेक काम के लिए मेरे भाई को चुना गया। मैं सुमेर को देख रहा था। वरीय अधिकारी होने के नाते वह सबसे आगे रेंग कर बढ़ रहा था। एक एक कर उसने कई माइंस को डिफ्यूज किया। बारिश की बड़ी बूंद और गोलियों की आवाज का संयोग अलग ध्वनि बनकर वातावरण में फैल रहा था। नजर धुंधली हुई और अचानक ही एक जोरदार धमाका हुआ और सिपाहियों के छिन्न भिन्न हुए शरीर और रक्त से आसमान ढक गया। यह सब होना एक पल बीतने जैसा था। सन्न होने के अलावा उस वक्त कुछ और समझ नहीं आया। पता चला कि एक माइन डिफ्यूज करते दरमियान फट गया और माइन सुमेर डिफ्यूज कर रहा था। साहस और क्रोध का ज्वार उठा और मैंने जवानों को सर पर कफन बांधकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। 7 घंटे तक लड़ाई चली। कई वीर सपूतों को अवसर मिला मां भारती के गोद में सोने का। मेरे दोस्त, मेरे साथी और मेरे भाई को भी। जंग जीती जा चुकी थी। तिरंगा ध्वज अपने स्थान पर अटल शान से लहरा रहा था, पर कई बातें दिमाग और दिल को बार बार सुन्न कर रही थी। घर में जिसका इंतजार उसकी बूढ़ी मां और उसके बच्चे की होने वाली मां कर रही होगी, वो तिरंगे में लिपटा हुआ आएगा। थोड़ी देर बाद सुमेर का तिरंगा ओढ़े पार्थिव शरीर सबके सामने आया। उसके शर्ट के ऊपर वाली जेब में एक चिट्ठी मिली। उसके दिल के करीब, वो दिल जो अब धड़कना बंद कर चुका था। उस एक पन्ने में 3 चिट्ठियां लिखी गई थी। अपनी पत्नी के नाम, अब तुम्हारे हवाले परिवार की जिम्मेदारी श्रीमती जी। मां, तुम ये न समझो मां, मैं चीर नींद लेने जा रहा हूं। मैं आसमानी रंग बन जाऊंगा और फिर सिंघनी की कोख से फिर जन्म लेने आऊंगा। मेरे नाम। मेजर साहब, मेरे हिसाब से उस नीली ड्रेस वाली एक्ट्रेस को मिस इंडिया बनना चाहिए। जय हिंद, जल्द मिलेंगे। मैंने डायरी से नजर उठाकर अपने परिवार को देखा। सबकी आंखें नम थी मेरे आंखों की तरह।